वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करना, और आज हम ये सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फुल प्रिपरेशन करना चाहता है प्रॉपर, ताकि उसका ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से स्कोर हो जाए, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सिलेबस क्या होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करना है, देन आफ्टर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या क्या है वो भी बताएंगे। देन आपको फुल सिलेबस का जो प्रिपरेशन है वो किस तरह से करना, क्या क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। देन आफ्टर आपको ये भी बताएंगे शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन, मतलब कम से कम समय में, मतलब अगर आपके पास एग्जाम के लिए 2 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं, लेकिन आपने अभी तक अगर स्टडी नहीं किया है तो किस तरह से आपको स्टडी करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स करना चाहिए, वो हम यहां पढ़ेंगे। देन आपको स्टडी मटेरियल, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए स्टडी के लिए, वो हम आपको बताएंगे। देन आफ्टर यूनिवर्सिटी पेपर्स, जो समर विंटर के पेपर्स है, आपको कौन से पेपर्स का यूज करना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी बताएंगे। और सबसे लास्ट में रेफरेंस बुक जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है वो बताएंगे। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूं, कौन सा टॉपिक पहले करूं, कौन सा बाद में करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना है, तो सब कुछ, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर आपको ये आज के वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इतनी सारी जानकारी देना है तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप जरूर ये वीडियो देखिए, और जो भी हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे वो आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको कहां कहां पे देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आईटीआई कर रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फर्स्ट ईयर में जरूर से होता है। कभी कोई सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग ये नाम से होता है, तो कभी कोई सिलेबस में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये नाम से होता है। हम जब फर्स्ट ईयर में थे तब हमारे टाइम ईयरली पैटर्न का सिलेबस था, और ईयरली पैटर्न के सिलेबस में इसका नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग था। लेकिन जब 8-10 सालों के बाद जब सिलेबस चेंज हुआ, जब ईयरली से सेमिस्टर में स्विच हो गया, तो सेमिस्टर पैटर्न में सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया, और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया। सिलेबस में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस किए और सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की जगह इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग सिलेबस में अलग अलग जगह अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन कंटेंट जो है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, समझ गया आगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का फुल सिलेबस। तो फुल सिलेबस क्या है, देखो हम जो आपको सिलेबस बताएंगे ये पूरा सिलेबस मतलब जो ईयरली पैटर्न का सिलेबस है, हम आपको पूरा वो बताएंगे फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट। अब उसमें से आपके सेमिस्टर पैटर्न एग्जाम में उसमें से क्या क्या कंटेंट है वो आप एक बार चेक कर लो। देखो यहां पे बता रहे हैं आपको, ये देखो ये पूरा सिलेबस आपके सामने है, ये ईयरली पैटर्न का सिलेबस है। लेकिन इसमें से आपको क्या है क्या नहीं वो आप एक बार अपने सिलेबस में जरूर से चेक करो, क्योंकि जो वीडियो देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ईयरली पैटर्न के भी हो सकते हैं, सेमिस्टर पैटर्न के भी हो सकते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज के भी हो सकते हैं, या एकेडमी के भी हो सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे वीडियो देखने वाले हैं, तो हो सकता है सभी का सिलेबस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो आपको यहाँ से चेक करना है कि आपके सिलेबस में क्या है नहीं है। बता देते हैं आपको कि पहले की ये जो पूरा सिलेबस है उसमें किसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। देन आफ्टर बताएंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन वगैरह सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला यूनिट है
दैट इज ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस एंड लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। इसमें आपको बताया जाता है कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या आपको यूज करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। आपको लेटरिंग बताते हैं, लाइंस के बारे में नॉलेज देते हैं कि डार्क लाइन कैसा, फेंट लाइंस कैसा, डॉटेड लाइंस कैसा, हैचिंग लाइंस कैसा, पूरा नॉलेज इसमें होता है। और इसमें डायमेंशनिंग और लेटरिंग मतलब जो आपको शीट बोर्ड के ऊपर जो आप शीट ड्रॉ कर रहे हैं उसमें जो आपको नेमिंग देना होता है, डायमेंशनिंग करना होता है, लेबलिंग करना होता है। तो वहां पे जो अल्फाबेट्स आप यूज करते हैं, जो आप लिखते हैं, तो किस तरह से, क्या मैनर में, क्या पैटर्न में लिखना, वो सब आपको ये यूनिट नंबर 1 में स्टडी करना होता है। देन उसके बाद है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल जो है वो बेसिक यूनिट है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहला यूनिट था इंजीनियरिंग स्केल, लेकिन जब बाद में सिलेबस चेंज हुआ तो इंजीनियरिंग स्केल वहां से हट गया, फिर इंजीनियरिंग कर्व जो है वो फर्स्ट यूनिट हो गया। ऐसा रहता है, तो सिलेबस जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो इंजीनियरिंग स्केल में क्या करना है कि वैरायटी ऑफ स्केल की आपको स्टडी करना है, जैसे प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड, कंपैरेटिव स्केल, तो ये टाइप के स्केल्स हो सकते हैं। देन इसके बाद है इंजीनियरिंग कर्व्स। इंजीनियरिंग कर्व्स का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है। इंजीनियरिंग कर्व्स मतलब ये इनडायरेक्टली कोनिक सेक्शन है। इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉइड, एपिसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, इन्वॉल्यूट, देन स्पाइरल, ये इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें इसके अंदर और भी कंटेंट है, ठीक है ना। तो जब हम ईयरली पैटर्न सिलेबस में थे तब इंजीनियरिंग कर्व्स में ये फुल सिलेबस था, लेकिन जब सेमेस्टर में स्विच हो गया तो उसमें से आधे टॉपिक्स वहां से निकाल दिए और आधे रखे। उसमें सिर्फ इलिप्स रखे, पैराबोला रखे, हाइपरबोला रखे और स्पाइरल रखे, बाकी जो है वो सब कुछ निकाल दिए। तो आपके सिलेबस में आप जरूर चेक करना कि आपके इसमें क्या क्या कंटेंट है, नहीं है। देन आफ्टर उसके बाद है लोसाई ऑफ पॉइंट्स। लोसाई ऑफ पॉइंट्स में वेराइटी ऑफ जो मशीन कंपोनेंट्स है, जो मैकेनिज्म उसमें होता है, जो रिवॉल्विंग फॉर्म में होता है, वो किस तरह से काम करता है, उसकी जो ड्राइंग है उसके बारे में आपको यहां स्टडी करना होता है। देन आफ्टर है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। देखो अब ये जो है ना, यहां से, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से, कहां से, यहां से लेके ये यहां तक, और इसमें एक और ऐड होगा ये 17 वाला। तो ये जो पार्ट है ना, ये पूरा प्रोजेक्शन का पार्ट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन का पार्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आपको ये पढ़ाया जाता है कि पॉइंट्स का पोजीशन, वेराइटी ऑफ क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉइंट तो किस तरह से रीड करना, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो किस तरह से रीड करना, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो किस तरह से पॉइंट का पोजीशन रीड करना, किस तरह से उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, वो सब कुछ आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको लाइंस का अरेंजमेंट, आपको लाइंस दी होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में, मिक्स होता है कभी कभी। तो ये सब आपको लाइंस का प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ करना, वो आपको यहां पे स्टडी करना है। और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझने के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम स्टार कर लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आपके लगभग ये पूरे प्रोजेक्शन के 90% जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके यही एक यूनिट में क्लियर हो जाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, भले ही आपके सिलेबस में हो या ना हो। अगर आपके सिलेबस में हो तो पढ़ना ही है, अगर आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे सिलेबस में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो उसमें था ही नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। लेकिन हमारे जो लेक्चरर थे उन्होंने हमको पहले प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पूरी तरह से पढ़ाया। 1 वीक जो है पूरा उसी के ऊपर हमको पढ़ाया, पूरा उसमें जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देन आफ्टर उन्होंने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किए। तो अगर आपके सिलेबस में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स नहीं है तो भी हम आपको ये कहेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की आप जरूर से स्टडी करो। इसमें आपका एचपी, वीपी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसमें क्लियर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट का पोजीशन, वेराइटी ऑफ पॉइंट। जब वेराइटी अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होते हैं तो किस तरह से उसका पोजीशन रीड करना, आइडेंटिफाई करना, वो सब कुछ आपको इसमें क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन की स्टडी कर लेना, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 2 पार्ट आते हैं। इसमें सेकंड पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चेक कर लेना कि आपके सिलेबस में एप्लीकेशन है कि नहीं। ईयरली पैटर्न के सिलेबस में हमारे टाइम एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, लेकिन जब सेमेस्टर आया तो एप्लीकेशन वहां से हटा दिए।
तो एक बार वो जरूर चेक करना। और उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। देखो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में आपको वेराइटी ऑफ प्लेन्स की स्टडी करना होता है, जैसे स्क्वायर प्लेन, पेंटागोनल प्लेन, हेक्सागोनल प्लेन, सर्कुलर प्लेन, सेमी सर्कुलर प्लेन, ट्रायंगुलर प्लेन, कंपोजिट प्लेन, रोम्बस प्लेन, कोई भी टाइप का प्लेन हो सकता है, उसका प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ करना वो सब कुछ आपको इसमें स्टडी करना है। देन आफ्टर उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में वेराइटी ऑफ जो सॉलिड होते हैं, पिरामिड, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, टेट्राहेड्रॉन, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो ये सभी टाइप के सॉलिड, क्यूब हो गया, क्यूब भी एक सॉलिड है, तो ये सभी टाइप के सॉलिड का प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ होता है वो आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में स्टडी करना है। देन आफ्टर है सेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर आपने स्टडी कर लिए तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का ही नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन ऑफ सॉलिड। उसमें आपको सॉलिड को पर्टिकुलर सेक्शनल प्लेन से कट करना होता है। तो पर्टिकुलर सेक्शनल प्लेन से सॉलिड को कट करने के बाद सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो बचा हुआ सॉलिड है, उसका प्रोजेक्शन किस तरह से ड्रॉ करना वो आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड में ड्रॉ करना है। उसके बाद है डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट में आपको जो भी पार्ट आपने सेक्शन ऑफ सॉलिड में जो रिमेनिंग सॉलिड होता है उसका किस तरह से डेवलपमेंट ड्रॉ करना। देखो क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेसेस। इट मींस जो सॉलिड को सेक्शनल प्लेन से कट किए तो रिमेनिंग जो बचा हुआ सॉलिड है उसका डेवलपमेंट किस तरह से ड्रॉ करना वो आपको इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा डेवलपमेंट में और भी कुछ होता है, जैसे कोई थ्रेड है उसको अगर कोई पर्टिकुलर सॉलिड के ऊपर अगर वाउंड किए हैं या अनवाउंड किए हैं तो उसका पोजीशन वगैरह, उसके वजह से जो सॉलिड के दो पार्ट हो गए, आपको उसका भी डेवलपमेंट ड्रॉ करना पड़ता है, तो वो भी आपको इसी में स्टडी करना है। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद है इंटर पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड। हमारे फर्स्ट ईयर में, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो इंटर पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड उसमें सिलेबस में था, लेकिन जब सिलेबस चेंज हुआ तो ये सिलेबस से हट चुका था, इंटर पेनिट्रेशन नहीं था। और हमने जो एक्सपीरियंस किए हमारे फर्स्ट ईयर में, इंटर पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यूनिट है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ये काफ़ी डिफिकल्ट है। इसमें 99% स्टूडेंट्स ड्राइंग करते समय गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें इंटर पेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड में एक सॉलिड, दो सॉलिड, तीन सॉलिड, ऐसे बहुत सारे सॉलिड जो है वो इंटर पेनिट्रेट होते हैं, मतलब एक में के अंदर वो ऐसे घुसे हुए होते हैं, और ऐसे कंडीशन में आपको उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वहां पे कौन सा लाइन डार्क करना, कौन सा लाइन डॉटेड करना, कौन सा लाइन फेंट करना, असली कंफ्यूजन वहीं पे होता है। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में वो है तो जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको दो टाइप आते हैं। इसमें एक आता है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक व्यू वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो अलग होते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वाले प्रॉब्लम जो है वो अलग होते हैं। तो ये आपको स्टडी करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है कुछ सिलेबस में होता है, कहीं नहीं होता है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे टाइम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिलेबस में नहीं था, लेकिन जब बाद में सिलेबस अपडेट हुआ, सेमेस्टर में गया, तो उसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आया। ठीक है ना, तो इसलिए जरूर से चेक करना कि आपके सिलेबस में क्या है। देन आफ्टर उसके बाद है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपको वैरायटी ऑफ जो ड्राइंग्स होती है, जो 3D फॉर्म में ड्रॉ करना होता है, पर्सपेक्टिव फॉर्म में जो इंक्लिनेशन एंगल लेके ड्रॉ करना होता है, उसके बारे में भी हम आपको आगे चल के बताएंगे, वो आपको उसमें स्टडी करना है। देन आफ्टर उसके बाद है मशीन पार्ट्स। जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ये बात अच्छे से समझ जाएंगे कि जो मैकेनिकल, क्योंकि जनरली ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग का बेस है। तो अगर आपका ये इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का हर एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, मतलब काफ़ी हद तक वो इजी जाएगा। तो मैकेनिकल के जो वेराइटी मशीन कंपोनेंट, जो मशीन पार्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो ड्राइंग है वो आपको इसमें करना है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो दो टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सॉल्यूशंस एग्जाम में आप जो है वो मैन्युअली शीट के ऊपर आपको ड्रॉ करना होता है, ये फर्स्ट है। और कुछ सिलेबस ऐसा होता है जहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग को आपको कंप्यूटर पे, मतलब पीसी पे आपको वहां पे ड्रॉ करना होता है, लेकिन उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है, जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया। तो वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा जो भी ड्राइंग है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सॉफ्टवेयर के मदद से ड्रॉ करना होता है। उसी को कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो है वो उसी में आता है। ठीक है,
तो ये भी एक है। उसके बाद है मिसिंग व्यू। ये जो मिसिंग व्यू है ये आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक का ही एक पार्ट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसको जरूर से नोट कर लो। हमारे टाइम सिलेबस में मिसिंग व्यू नहीं था, लेकिन डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना पॉलिटेक्निक के, उनके इसमें मिसिंग व्यू होता ही है जनरली, तो वो एक बार जरूर आप चेक कर लेना। और सबसे लास्ट में है फ्री हैंड स्केचेस। हमारे टाइम फ्री हैंड स्केचेस था। फ्री हैंड स्केचेस में कैसा है कि वैरायटी ऑफ जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं उनको किस तरह से ड्रॉ करना, फ्रीली ड्रॉ करना है। कोई डायमेंशंस वगैरह आपको स्पेशली मेजर लेके आपको ड्रॉ नहीं करना होता है। फ्री हैंड आपको, क्योंकि उसका नाम ही है फ्री हैंड स्केचेस, तो आपको उसको फ्रीली ड्रॉ करना होता है फ्री हैंड के थ्रू, तो वो आपको इसमें स्टडी करना होता है। वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स इसमें ड्रॉ होते हैं। तो हमने आपको जहां तक पूरे सिलेबस की जानकारी आपको दे दी है, किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है, वो हमने आपको सब बता दिए, फुल सिलेबस, ठीक है ना। तो देखो पहला ही पॉइंट को कितना समय लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हम आपको जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट बता रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें, हमारे पास कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, हम आपको बताते हैं कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको क्या क्या यूज करना है। आप तुरंत से तुरंत अभी के अभी नोटपैड में लिख के रखो, हम आपको लिस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले आपको लेना है पेंसिल। पेंसिल दो टाइप की हो सकती है, लीड पेंसिल एंड सिंपल वाली पेंसिल। लीड पेंसिल, ये देखो लीड पेंसिल, ये कोई भी आपके पास हो सकती है, और एक सिंपल पेंसिल, ठीक है ना। आपको इमेज भी दे देते हैं एक बार, ये देखो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये देखो ये है लीड पेंसिल, और सिंपल वाली पेंसिल जो है वो आप यूज करो, ठीक है ना। सिंपल वाली पेंसिल में आप H नंबर की पेंसिल अलग यूज करो डार्क वर्क के लिए, एंड फेंट वर्क के लिए 2H एंड 3H नंबर का पेंसिल जरूर यूज करो। 2H 3H फेंट के लिए, एंड डार्क के लिए H नंबर का पेंसिल सिंपल वाला। और अगर आपको लीड पेंसिल में चलना है तो लीड में भी आपको लीड पेंसिल में H नंबर का पेंसिल, H नंबर का लीड बॉक्स ले लेना। 2H नंबर का भी लीड बॉक्स आता है, HB का भी आता है, 3H 4H सभी नंबर के लीड बॉक्स आते हैं, ठीक है। ओके, देन आफ्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये एक ऐसा प्लेन स्केल होता है, तो ये प्लेन स्केल आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये स्केल आपको ज्यादा इसका यूज नहीं रहेगा। इसके बजाय आपको रोलर स्केल का यूज करना चाहिए। तो रोलर स्केल दो आती है, एक छोटी एक बड़ी। तो ये स्मॉल वाली है, देखो ये स्मॉल साइज की है, ठीक है, ये स्मॉल साइज की है। ये 16 सेंटीमीटर की रोलर स्केल है, ठीक है। एक और आती है लंबी वाली, ठीक है ना, वो ये है, ये रोलर स्केल है लगभग ये कितना 30 सेंटीमीटर की ये रोलर स्केल है, ये बड़ी वाली। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो स्केल ले लो, ठीक है। देन आफ्टर सेट स्क्वायर आपको यूज करना चाहिए। सेट स्क्वायर जो है वो सेट स्क्वायर देखो ऐसा एक सेट स्क्वायर में ऐसे इसके दो पार्ट आते हैं, इसमें प्रोटेक्टर है और एक 30-60 वाला आता है। छोटा अगर आपको बताया तो देखो छोटे साइज में बता देते हैं, एक मिनट। छोटे साइज में है हमारे पास, जो आपने जनरली स्कूल डेज में जो आपने यूज किए होंगे ना, देखो ये छोटे साइज के स्कूल डेज में जो आपने यूज किए छोटे वाले सेट्स के। और लेकिन छोटे यूज मत करो, क्योंकि आपको अब जो ड्राइंग करनी है वो आपको ड्राइंग बड़ा जो शीट बोर्ड के ऊपर आप जो शीट रखोगे ना, आपको वहां पे ड्राइंग करना है। तो ये छोटे वाले सेट्स के और काम में नहीं आएंगे। बड़े वाले सेट्स के और जो है वो स्टेशनरी में मिलते हैं, तो बड़े वाले सेट्स के और ले लो, ताकि जो है आप शीट के ऊपर प्रॉपरली ड्रॉ कर सके, ठीक है ना। देन आफ्टर जो है फ्रेंच कर्व ले लेना। देखो ये फ्रेंच कर्व है हमारे पास, ठीक है ना। फ्रेंच कर्व ऐसा होता है। इसमें दो टाइप आते हैं, एक ये थिक वाला है, ठीक है ना, ये थिक है। देखो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा, है ना। इसको अगर हम ऐसे बेंड करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, ये ऐसा है ना। तो ये थोड़ा सा थिक वाला है। एक और आता है फ्लेक्सिबल आता है। ये देखो ये फ्लेक्सिबल वाला फ्रेंच कर्व ये है फ्लेक्सिबल वाला। इसको पूरा बेंड करो, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा पूरा बेंड करो, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये फ्लेक्सिबल वाला ले लो, क्योंकि इससे क्या होता है कि फ्रेंच कर्व से आपको दोनों साइड से ड्रॉ करना होता है। आपको ऐसा रख के भी ड्रॉ करते आना चाहिए, ऐसा रखते भी ड्रॉ करते आना चाहिए, दोनों साइड में ड्रॉ होना चाहिए ना। इसलिए ये पतला वाला ले लो। वैसे मार्केट में बहुत ही रेयरली मिलता है, ये ढूंढो, आपको स्टेशनरी में जरूर मिल जाएगा ये ऐसा पतला वाला फ्रेंच कर्व। ये जो थिक वाला फ्रेंच कर्व है ना, इसका प्रॉब्लम क्या है पता है। ये थिक वाले का प्रॉब्लम ये है कि ये थिक वाला वन साइड ड्रॉ होता है। अगर आप ये साइड में ऐसा रख के, मतलब सीधा अगर रख के अगर आप ड्राइंग करोगे तो वो प्रॉपरली ड्रॉ होता है, लेकिन जब आप उल्टे साइड से ड्रॉ करने को जाओगे ना तो आपको फिर जो है आपकी जो कर्व्स है ना वो रॉन्ग हो जाएंगी, है ना, प्रॉपरली मैच नहीं करेंगी। फ्रेंच कर्व दोनों साइड से चलना चाहिए, इसलिए पतला वाला फ्रेंच कर्व लो, ठीक है। इसके बाद कंपास का यूज करो।
कंपोज, दो टाइप के कंपोज यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल वाला कंपोज जो आपने स्कूल डेज में यूज किया है, ऐसा कोई सिंपल वाला कंपोज। लेकिन जो आप कंपोज यूज करोगे ना, वो यहाँ लीड पेंसिल वाला कंपोज आता है, लीड पेंसिल वाला। वो यहाँ देखो, यहाँ पे होल है ना, तो यहाँ पे लीड पेंसिल जाएंगे, लीड पेंसिल वाला कंपोज लेना। ये सिंपल वाला कंपोज है, लेकिन जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंपल कंपोज यूज नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशल इंजीनियरिंग कंपोज आता है। इंजीनियरिंग कंपोज का इमेज बता देते हैं आपको। ये देखो, इंजीनियरिंग कंपोज ऐसा होता है। ये इसमें छोटे छोटे जो लीड होते हैं, लीड बॉक्स में होते हैं छोटे छोटे लीड, वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करके जो है यहाँ पे आपको फिक्स करके फिर आपको ड्राइंग करना होता है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बनाया गया है, इंजीनियरिंग कंपोज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। इरेजर तो होना ही चाहिए, बिना इरेजर के तो काम नहीं चलेगा, नॉन डस्ट वाला लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो है, प्रोटेक्टर ये देखिए, प्रोटेक्टर कोई भी ले लेना, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये स्पेशली प्रोटेक्टर अगर आपको खरीदने की अलग से जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है खरीदना। देखो, जो आपके पास सेट सिक्योर रहेगा ना, इसमें भी प्रोटेक्टर है। देखो, इसमें भी ऑलरेडी है, तो आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो अलग से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा लेंगे तो भी चलेगा, बड़ा लेंगे तो भी चलेगा। देखो, छोटा वाला भी है हमारे पास। देखो, ये छोटा वाला प्रोटेक्टर, इसको आप डी बोलते हैं, डी। हमने फर्स्ट ईयर में सुना, हमने कभी नहीं इसको डी कहा, लेकिन जब हम आगे ये फील्ड में आ गए तो स्टूडेंट्स बोलते थे सर हम डी यूज़ करें क्या, डी यूज़ करें क्या। हम सोच रहे थे डी क्या है, तब समझ में आया ये डी शेप का है, इसलिए इसको डी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रो सर्कल भी होता है। प्रो सर्कल, अगर आपको 180 डिग्री के ऊपर के एंगल्स अगर आपको मेजर करना है तो ये प्रो सर्कल का यूज़ होता है। ठीक है ना, इतने इंस्ट्रूमेंट्स है अभी हमारे पास। और आपको एक और चीज़ लेना चाहिए, वो है मिनी ड्राफ्टर। अगर आप शीट बोर्ड के ऊपर जो शीट के ऊपर जो आपको ड्रॉ करना है ना, तो शीट बोर्ड पे फिट करने के लिए, मतलब शीट बोर्ड के लिए आपको मिनी ड्राफ्टर का यूज करना चाहिए। उसका इमेज बता देते हैं आपको। देखो, मिनी ड्राफ्टर आपको बता देते हैं। देखो, ये है मिनी ड्राफ्टर। ये आपको ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करना होता है। ये जो एंड है ये फिक्स हो जाएगा और बाकी स्केल जो है वो मूवेबल रहेंगी, और इससे आप पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, प्रोटेक्टर वगैरह सब इसमें होता है। ठीक है ना, शीट के लिए इसका यूज होता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है ना, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आपको ड्राइंग शीट आपको फिक्स करना होता है, और फिक्स करने के लिए ये आपको क्लिप्स खरीदना पड़ेगा। ये क्लिप्स से आपको ड्राइंग शीट जो है ना उसको प्रॉपर्ली फिक्स करना है। ठीक है, और ये है सेट स्क्योर जो हमने बात किए थे, सेट स्क्योर। ये जो सेट स्क्योर है 45, ये जो 30-60 वाला जो सेट स्क्योर है, इसमें भी आपको फ्रेंच कर्व दिखता है, लेकिन ये फ्रेंच कर्व ठीक है, उससे अच्छा पतला वाला जो हमने आपको फ्लेक्सिबल फ्रेंच कर्व कहा वो ले लेना। ठीक है ना, ये सेट स्क्योर, ये प्रो सर्कल, और ये है बड़ी वाली रोलर स्केल। और ये क्या है, तो ये है शीट बॉक्स। शीट बॉक्स, क्योंकि आप जो घर में शीट्स ड्रॉ करोगे, शीट्स को आपको कॉलेज ले जाने के लिए आपको एक बॉक्स में ले जाना पड़ेगा रोल करके। तो ये शीट बॉक्स है, शीट बॉक्स के अंदर शीट को रोल करके डाल के आप आराम से कहीं पे भी शीट्स को ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती है ना, इसलिए। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिए यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब बाकी के पॉइंट्स अभी हमें कवर करना है। तो नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो हमने आपको सिलेबस बताया है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वैसे अगर आपको ये पूरे सिलेबस की स्टडी करनी है तो ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के वैरायटी ऑफ वीडियोस अपलोड किए हैं, वो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। आपको ये सभी टॉपिक्स के ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। वहां से आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से स्टडी हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो जो हम बता रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में करना ही चाहिए, जिसको सॉल्व करके आना ही चाहिए और जिसका प्रिपरेशन आपको घर में अच्छे से करना है, वो है ये दोनों टॉपिक 12 एंड 13, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक। ये दो सबसे ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वैरायटी ऑफ सिलेबस में कुछ भी हो, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आते ही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके सभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। एक ही प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में इसके पहले भी आ चुका है, तो इसके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन 100%, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो 100% एग्जाम में सॉल्व होते हैं, ड्रॉ होते हैं। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसके साथ साथ और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके कॉलेज में प्रोजेक्शन ऑफ, ये सिलेबस में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड अगर है, तो ये दोनों भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। लेकिन याद रखना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए आपका प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 99% सिलेबस में ये दोनों टॉपिक्स है और इनके प्रॉब्लम्स भी रिपीट होते हैं बार बार, तो ये भी आपको अच्छे से करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको बता दिया। अब आपके सिलेबस में एक बार पहले चेक कर लेना कि क्या है नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना चाहिए। देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है फुल सिलेबस प्रिपरेशन। ये जो फुल सिलेबस प्रिपरेशन है ना, वो कैसे करना, तो एक बात ध्यान में रखो, फुल सिलेबस प्रिपरेशन करते समय पहले पेपर पैटर्न चेक करो कि एग्जाम का पेपर किस तरह से सेट होके आता है। अगर आपको पेपर पैटर्न पता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस मिल गया तो आप सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ आप पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले पेपर पैटर्न देखो कि पेपर किस तरह से आता है, क्योंकि कई सारी चीजें ऑप्शन में होते हैं। हमारे टाइम जब सिलेबस था, ईयरली पैटर्न का सिलेबस था, तो उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी ऐसा आता था। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस होते थे, सेक्शन बी में 5 होते थे। 5 में से एनी 3 सॉल्व करना होता है ए में और एनी 3 सॉल्व करना होता है बी में, इस तरह से। लेकिन जब सेमिस्टर आया, जब सिलेबस चेंज हुआ, तब कैसा है कि ऑप्शंस आने लगे। उसमें सेक्शन ए एंड बी ऐसा नहीं था, फिर उसमें था क्वेश्चन नंबर 1 और 2, फिर 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, ऐसा था पेपर पैटर्न। तो ऐसे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पेपर पैटर्न देख के अगर आप स्टडी करोगे ना, तो एग्जाम में ही आपको ही फायदा होगा। क्यों, उसका एक एग्जांपल बता दे। देखो अभी हम जहां पढ़ा रहे, वहां यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है ना, उसमें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है वो ऑप्शन में है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आता है और ये क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। मतलब और में है, ये ऊपर से और में, मतलब या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व करो और या तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बिट्स होते हैं, प्रॉब्लम नंबर ए एंड प्रॉब्लम नंबर बी, ऐसा। और क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एक ही होता है, और ये ए और बी जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं, है ना। ये ए जो है ये 5 मार्क्स के लिए और बी वो भी 5 मार्क्स के लिए, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 10 मार्क्स के लिए, ऐसा होता है। तो अगर आपने ऐसे में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स भी कर लिए, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी कर लिए, तो एग्जाम में आपको दोनों तो अटेम्प्ट नहीं करना है, कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। अब आप कहोगे सर एक्स्ट्रा किए तो क्या होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना सब ड्रॉ करने के लिए समय भी तो मिलना चाहिए ना। फिर आप कहोगे सर हम तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम मैनेजमेंट बराबर कर लेंगे, लेकिन हम फुल सिलेबस करके आएंगे क्योंकि हमें फुल मार्क्स चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन देखो पेपर चेकिंग होते समय क्या होता है वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देखो यहाँ पे हमारा जो सेमिस्टर में ये भी होता है कि देखो इंजीनियरिंग स्केल, इंजीनियरिंग कर्व्स और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी जो सिलेबस चल रहा है जहां पे हम पढ़ा रहे इंजीनियरिंग कर्व्स का, उसमें ए बीट है। क्वेश्चन नंबर 1A यहां से आता है तो 1B यहां से आता है, फिर 2A इसका होता है तो 2B उसका होता है। तो ये भी आपको चेक कर लेना पड़ता है कि पेपर पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से पेपर सेट होके आता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस का स्टडी करना है। लेकिन जो हम बता रहे, सुनो, अब जैसा आप कह रहे हैं कि सर हम टाइम मैनेज कर लेंगे कि एग्जाम में हमें फुल सिलेबस पूरा ड्रॉ करके आना है क्योंकि हमें फुल मार्क्स चाहिए, लेकिन चेकिंग ऐसे नहीं होती। देखो चेकिंग कैसे होती है वो सुनो। जब भी कोई भी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन एग्जामिनर के पास जाएगा, तो जो चेक करता है पहले वो ये देखता है कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं। सॉल्यूशन करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको 5 आउट ऑफ 5 दे देगा या 10 आउट ऑफ 10 दे देगा। वो उसके बाद वो चेक करेगा कि आपकी ड्राइंग क्वालिटी किस तरह की है, मतलब आपने लाइंस, डार्क लाइंस प्रॉपरली ड्रॉ किए हैं क्या, डार्कली, फेंट लाइंस प्रॉपर फेंट है क्या, डॉटेड लाइन बराबर है क्या, हैचिंग लाइंस बराबर है क्या, आपने डायमेंशंस बराबर दिए हैं क्या, नेमिंग बराबर दिए हैं क्या, एक्स वाई को नाम दिया है क्या, A डैश B डैश C डैश D डैश ये सब बराबर दिए हैं क्या, आपका लेबलिंग जो लेटरिंग है वो प्रॉपर है क्या। तो ये सब कुछ चेक होता है। अगर आपकी ओवरऑल ड्राइंग सब कुछ अगर बेस्ट है तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन अगर उसमें अगर गड़बड़ी है, अगर आपने जल्दी ड्रॉ करने के चक्कर में फटाफट आपको लगा कि मुझे पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी करना है, पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा है वो भी मुझे जल्दी करना है क्योंकि मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो आपने क्या किया, उसके चक्कर में ना क्वेश्चन नंबर
ए प्रॉपरली ड्रॉ किए, ना बी प्रॉपरली ड्रॉ किए, ना क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपरली ड्रॉ किए, आधा अधूरा कैसे भी कैसे फटफट फटफट कंप्लीट करके आ गए, तो ऐसे में दिक्कत आपको ही जाएंगी। जहां पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए थे, वहां पे आपको 5 में से 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। जहां पे 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए, वहां 10 में से 5 और 6 हाथ में आएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग ऐसी है फिर भी, तो आपको फिर टाइम मैनेजमेंट उसी तरह से करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आप पूरा सिलेबस में जो आप स्टडी कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे ड्रॉ करने की, उतना ज्यादा आपका जल्दी जल्दी ड्रॉ होगा। क्योंकि एग्जाम में कोई भी सॉल्यूशन ड्रॉ करने के लिए आपको कम से कम समय लगना चाहिए। जितना कम समय लगेगा, उतना ज्यादा फिर आपको जो समय बचेगा उसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सॉल्यूशन ड्रॉ करने में 1 घंटा लगता है, और कुछ स्टूडेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आधे घंटे में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि विद इन 15 मिनट्स उनका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का सॉल्यूशन उनका पूरा हो जाता है। तो ये कैसे होता है? वो इसलिए क्योंकि जिनको 15 मिनट्स लगते हैं उन लोगों ने ज्यादा ड्राइंग की प्रैक्टिस की है, जिनको 1 घंटा लगा है उनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस बहुत कम है। इट मीन्स थ्रू आउट द प्रिपरेशन उन्होंने ड्राइंग की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं किए। जितना ज्यादा आप घर से ड्रॉ करके चले जाओगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहता है। इसीलिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस करोगे ड्रॉ करके, ड्राइंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना एग्जाम में आपको कम समय लगेगा कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में वही सॉल्यूशन ड्रॉ करने में आपको 1-1 घंटा लग जाएगा। फिर आपका पूरा सिलेबस तो कभी होगा ही नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो छोड़ ही दो, पूरा सिलेबस ही आपका ड्रॉ नहीं होगा। जो मेन जो आपको सॉल्व करना था वही आपका ड्रॉ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। और जो हमने आपको कहा कि फुल प्रिपरेशन करते समय आप जरूर ये चेक करो कि पेपर पैटर्न किस तरह से है। पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा आपको पहले ध्यान देना है। पूरा सिलेबस करने के पहले पेपर पैटर्न की तरफ चेक करो कि पेपर पैटर्न में कौन सा क्वेश्चन नंबर कहां पे आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है, 5 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 मार्क्स के लिए क्या आता है, 10 मार्क्स के लिए क्या आता है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आप चेक करो। ये चेक होने के बाद ही आप तय करो कि आपको कौन सा यूनिट, कौन सा टॉपिक करना चाहिए, कौन सा स्किप करना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा के लिए रख देना चाहिए, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वो सब डिपेंड करता है आपके पेपर पैटर्न के ऊपर। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, आप जो भी ऑटोनॉमस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हैं, पहले आप वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर देखो। और सिर्फ एक पेपर देखने से काम नहीं चलेगा, इसके पहले के प्रीवियस 5 क्वेश्चंस पेपर अच्छे से चेकआउट कर लो। 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, समर के हो या विंटर के हो, सभी क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से देखो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, कौन से क्वेश्चन में बार बार उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे नहीं आ रहे, वो सब चेक करो और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने से नहीं होगा, आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पेपर की स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन नंबर में क्या आता है, ताकि आप उसी की प्रिपरेशन कर सको और उसी के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर पाओ। और ये जरूर देखना कि ऑप्शन में क्या है, मतलब किसके ऑप्शन में क्या है। जैसे आइसोमेट्रिक के ऑप्शन में ऑर्थोग्राफिक हो सकता है, या तो मिक्स हो सकता है, जैसे ए इसका, बी इसका, फिर ए इसका, फिर बी इसका, ऐसे 2 क्वेश्चन में मिक्स हो सकता है। या तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इसका रहेगा, और या तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा इसका रहेगा। तो ये सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। वो सब कुछ आपके पेपर पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे सिलेबस का चेक करना, देन आफ्टर आप उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा फुल सिलेबस का प्रिपरेशन आप जो है वो स्टार्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप फुल सिलेबस का प्रिपरेशन करोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करके देखना। अगर आप ड्रॉ करके नहीं देखोगे कोई भी सॉल्यूशन, तो एग्जाम में आपका पेपर जो है वो टाइम पे नहीं कंप्लीट होगा। आपको ड्रॉ करके देखना चाहिए। पूरा सिलेबस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक प्रॉब्लम, हर एक सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ड्राइंग बुक में, स्केच बुक में, ड्राइंग शीट के ऊपर ड्रॉ करके देखना ही चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन। शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन मतलब कम से कम समय में अगर मुझे स्टडी करना है, जैसे अगर पूरा सेमेस्टर हो गया, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की, अगर मान लो स्टडी नहीं किया, आप बोलोगे सर अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हमें कमेंट्स आते हैं कि सर एग्जाम आ गई है, अगले हफ्ते एग्जाम है, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की कुछ भी स्टडी नहीं किया, तो सर अब बताओ कि मैं विद इन अ वीक क्या स्टडी करूं, 5 दिन में क्या स्टडी करूं, 2 दिन रह गए, अब क्या स्टडी करूं। तो ध्यान में रखो, शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन देखो जो हम बता रहे वो अब ध्यान से सुनो। शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन करते समय कभी भी पहले प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के चेक कर लो। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, समर विंटर के सभी क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उसी को प्रिपेयर कर लो। 80% सिलेबस उसी में से आएगा। 80% सिलेबस उसी में से आएगा। प्रीवियस 5 ईयर के समर विंटर के सभी क्वेश्चंस पेपर में से कॉमन क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे बार बार उनकी लिस्ट बनाओ और वही क्वेश्चंस प्रिपरेशन करके चले जाओ। लेकिन प्रिपरेशन करना मतलब ओनली लुकआउट करना, मतलब सिर्फ देख के जाना नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन देख के मत जाओ, सॉल्यूशन ड्रॉ करके जाओ, घर से ड्रॉ करके चले जाओ। जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस की लिस्ट आपने बनाए हैं सभी का सॉल्यूशन आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करके जाओ। रफली नहीं, रफली ड्रॉ नहीं करना, फेयरली ड्रॉ करो, क्योंकि एक्चुअली फेयरली ड्रॉ करते समय एग्जाम में दिक्कत होती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उनको हम पूछते हैं कि आप पेंटागन ड्रॉ करो, आपको ड्रॉ करना आता है क्या? स्टूडेंट बोलते हैं यस सर हमें पेंटागन ड्रॉ करना आता है। हमने बोला ड्रॉ करा के बताओ। जब वो स्टूडेंट ड्रॉ करने को जाता है तो वो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन बनता ही नहीं है, आड़ा टेढ़ा कुछ भी हो जाता है। कभी 108 डिग्री का एंगल आता है, कभी 106 का आता है, कभी 105 का आता है, कभी 115 का आता है। तो ये क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने ड्रॉ करने की प्रैक्टिस ही नहीं की है ना। इसीलिए एग्जाम में जब भी, एग्जाम के पहले जब भी आप शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास 2 दिन 4 दिन कितने भी दिन हो, जो भी आपने लिस्ट बनाए हैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस की, सभी के सॉल्यूशंस आप अपने ड्राइंग बुक में जरूर से ड्रॉ करो। भले ही इसमें टाइम लग जाए, दिन रात एक करो, लेकिन ड्रॉ करके चले जाओ। एटलीस्ट एक बार तो ड्रॉ करो ही, कम से कम एक बार। आप 2-3 बार, कितने बार भी ड्रॉ करो, एक सॉल्यूशन कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार तो आप वो ड्रॉ करके जरूर देख के चले जाओ, ताकि एग्जाम में आपका वो सॉल्यूशन ड्रॉ हो। अगर एग्जाम में ड्रॉ ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? आप सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, लेकिन आप वहां पे आपको रफली थोड़ी ड्रॉ करना है, आपको फेयरली बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करना है ना। मार्क्स उसके आएंगे ना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए, मतलब कम समय है, कम समय में क्या करना चाहिए? आप बोलेंगे कि सर बताओ कम समय है हमारे पास, 2 दिन 3 दिन, तो इसमें से कौन सा टॉपिक करे, कौन सा टॉपिक नहीं करे? तो देखो हमारे हिसाब से आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक तो करना ही चाहिए। आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉब्लम्स रिपीट होते ही है, इसके सभी क्वेश्चंस ज्यादातर टाइम रिपीट होते हैं और हर सिलेबस में, हर क्वेश्चन पेपर में इनके क्वेश्चंस होते ही है, आता ही है ये। उसके साथ साथ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, सबसे पहले 5 ईयर के समर विंटर के क्वेश्चंस पेपर में रिपीट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टडी करो। चाहे वो कर्व्स का क्वेश्चन हो, या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो, या सॉलिड का हो, या सेक्शन का हो, या ऑर्थोग्राफिक का हो, या आइसोमेट्रिक का हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो रिपीट हो रहा है ना बार बार, उसकी आप जरूर प्रिपरेशन करो। 80% सिलेबस वही लिस्ट में से आएगा, ये बात ध्यान में रखना हमारी, ठीक है। अभी ये जो वीडियो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई इंडिया से देख रहा है, कोई नेपाल से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई बांग्लादेश से देख रहा है, कोई यूएस से देख रहा है, कोई दुबई से देख रहा है। तो हो सकता है सभी के यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग अलग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और सभी का जो पेपर पैटर्न है वो अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही स्टडी करो, हमारा सजेशन ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, ड्रॉ करके चले जाना घर से एटलीस्ट एक बार, तो आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे, नहीं तो फिर एग्जाम में ड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्योंकि एग्जाम में पेपर देख के इतना प्रेशर आता है स्टूडेंट्स को कि उनको समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहां से करना। सॉल्यूशन पता होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कि इसका सॉल्यूशन ऐसे बनेगा, है ना, लेकिन वो स्टार्ट कहां से करना वो समझ में नहीं आता। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में इधर उधर ताका झाकी करते हैं, ये कोई स्टूडेंट का आंसर शीट देख लेंगे, इधर थोड़ा सा ताक झाक कर लेंगे, वहां से उनको सॉल्यूशन दिख जाएगा, उनको पता है कि सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन वो है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से करना, ड्रॉ, पहली स्टेप क्या है,
पहले क्या ड्रॉ करना वही उनको नहीं समझ में आता। तो अगर वो सब कुछ चाहिए तो घर से ही ड्राइंग की प्रैक्टिस करके चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर मुझे ये अगर पूरा सॉल्यूशन ड्रॉ करना है तो पहले मुझे क्या करना है। पहले मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद हेक्सागन ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको नेमिंग देना है, उसके बाद प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। आपको ये सब पता हो जाएगा, सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल यही है जो हमने आपको बताया, एक तो 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो लिस्ट आपने बनाया है वो, देन आपके कॉलेज के लेक्चरर प्रोफेसर जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो, कॉलेज के जो एग्जाम्स हो रही है उसके क्वेश्चन पेपर्स ले लो, वहाँ वो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है। कॉलेज के लेक्चर्स लोग जो आपको नोट्स दे रहे, आप प्रिंटेड नोट्स वगैरह ऐसा कुछ दे रहे तो वो भी आपका स्टडी मटेरियल हो गया। देन आफ्टर गाइड जो आप यूज़ करोगे ये सब्जेक्ट के लिए, अगर आप कोई गाइड यूज़ कर रहे किसी और टीचर के, अगर आप नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपका स्टडी मटेरियल हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स है ना वो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी पेपर्स। तो हमने आपको कहा है कि यूनिवर्सिटी पेपर्स प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स समर विंटर के सब प्रिपेयर करो। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या माइंड होता है पता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये होता है कि समर का एग्जाम है तो ओनली समर के क्वेश्चन जो 5 ईयर्स के जो होते हैं ना, प्रीवियस 5 ईयर के, ओनली समर के क्वेश्चन पेपर्स देख लो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, समर का क्वेश्चन, आपका समर का एग्जाम हो या विंटर का एग्जाम हो, आप प्रीवियस 5 ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लो, चाहे वो समर का हो चाहे वो विंटर का हो। समर विंटर दोनों एग्जाम के पेपर्स को चेक करना है, ओनली समर के नहीं या ओनली विंटर के नहीं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही होता है कि विंटर का एग्जाम है तो ओनली विंटर के पेपर चेक करो, समर का एग्जाम है तो ओनली समर के पेपर चेक करो। ऐसा नहीं है, दोनों चेक करना, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या बुक्स यूज करना, देखो 2 टाइप की बुक्स है जो हम जनरली यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। इंडियन ऑथर है, इंडियन ऑथर तो ये है एनडी भट्ट, इंडियन ऑथर की बुक है एनडी भट्ट, और एक है आर के धवन ऑथर की, ये 2 ऑथर की बुक हम यूज करते हैं। ये बुक्स आप भी यूज करो, आपके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही 2 बुक्स आपको लिस्टेड किए होंगे, आपको इसी को यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छा डिटेल में हर एक चीज यहाँ पे दी है। फिर भी अगर आपको कोई और बुक्स अगर कोई रेफर करने के लिए कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये 2 बुक्स जो है हमारे हिसाब से रेफर करना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ के सभी पॉइंट्स की हमने आपको पूरी तरह से जानकारी दे दी है। आई होप आपको आज के वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी हमने आपको सिलेबस के बारे में जो कुछ भी आपको बताया है पॉइंट्स, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अब आपको पता चल गया होगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रिपरेशन कैसे करना और किस तरह से उसका प्रिपरेशन करना हमने आपको पूरा डिटेल में बताया है। और ये सब कुछ आपको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उनका भी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपको आज के वीडियो में बताए गए पॉइंट्स में अगर आपको कहीं पे कुछ भी अगर कुछ कमेंट करके कुछ डाउट्स अगर आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का जरूर ट्राई करेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।